फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। तो हम लोग क्लास 10 में वर्मा गैस कर रहे थे, जिसमें विज्ञान अध्याय का जो 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है, उसके नोट्स पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो पिछले के वीडियोस में हम लोग जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो जल है ना, मतलब जल की उपस्थिति में जो अम्ल है वो H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, और वही क्षार की बात करें तो OH- आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पढ़ा था कि हमेशा जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ठीक है, ना कि अम्ल में जल मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है स्टार्ट है वो क्या है, पीएच स्केल से हमारा है ना। पीएच स्केल क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल है H+ आयन उत्पन्न करते हैं और जो क्षार है OH- आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो पीएच स्केल है ये H+ आयन की सांद्रता का मापता है कि H+ आयन है ना, ऐसे समझिए कि कितना है H+ आयन, कम है कि ज़्यादा है, ये नापता है। तो जो पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल वो क्या रहता है, जो पीएच स्केल है उसका जो परास है ना, यानी कि जिसमें जो रीडिंग रहता है वो 0 से लेकर के है ना 14 तक रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पीएच में पी है जो पुंसास, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, है ना। तो ये हमको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ पूछेगा भी नहीं कुछ एग्जाम में। आगे में जो है pH बराबर 7 उदासीन और pH 7 से छोटा तो अम्लीय, और pH जब 7 से बड़ा तो क्षारीय विलयन। इसका क्या मतलब है, तो मैंने अभी क्या बताया, जो pH का जो परास है वो 0 से 14 होता है। ठीक है, इसके बीच में तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह करके 7 आएगा, फिर 8 9 10 11 12 13, उसके बाद 14। तो जो 7 है, यदि किसी विलयन का pH मान अगर 7 रहा, ठीक है, तो वह विलयन कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। ठीक है, वह विलयन कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। फिर यदि किसी विलयन का pH मान है ना 7 से कम रहा, देखिए यहाँ पर जिधर मुंह खुला है वो बड़ा, तो 7 तरफ मुंह खुला ले तो बड़ा हो गया। तो pH है ना वो 7 से छोटा बता रहा है, तो अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम आवे तो विलयन कैसा होगा दोस्त, अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, फिर यदि किसी विलयन का pH मान 7 से ज़्यादा, देखिए pH तरफ मुंह खुलल है तो ये 7 से ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो क्या है, वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना। तो देखिए मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें शुरू में ही बताया था कि जो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब क्या है ना, प्रबल अम्ल है। ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। यहाँ पर ये जो दुर्बल अम्ल लिखा हुआ है और ये प्रबल अम्ल, यहाँ पे मिसटाइप है, बोल सकते हैं कि ये इधर लिखा होना चाहिए था और ये इधर लिखा होना चाहिए था। और ये जो है ना CH3COOH और H2CO3, ये सब क्या है, दुर्बल अम्ल है। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर क्या है कि ये अब यहाँ पे ये 7 का है और यहाँ पे ये क्या है, 0 वाला है। ठीक है, तो जैसे ही जैसे pH का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, pH का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि H+ आयन की सांद्रता में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो जैसे ही जैसे आप मान के चलिए 7 के पीछे 6 है, 5 है, 4 है ना, 3 है,
2 है और 1 है फिर 0। यदि किसी पीएच बोलते किसी विलयन के पीएच का मान 5 है और क्या है इधर 3 है, ठीक है, दोनों में 5 और एक 3 में कंपेयर करेंगे तो H+ आयन की सांद्रता किस में होगा, जिसका पीएच मान 3 होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे मान के चलिए ये 7 है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, तब की बार हम लोग क्षार में बात कर रहे हैं ना, तो 7 है ना। 7 में तो एक्चुअली क्या होता है कि उदासीन होता है, बट जैसे 7 से थोड़ा बढ़े है ना, तो सबसे पहले दुर्बल क्षार मिलेगा, फिर इधर जैसे आगे चलते जाएंगे प्रबल क्षार मिलेगा है। तो प्रबल क्षार में मैंने बताया था कि NaOH KOH और CaOH का होल 2, ठीक है, ये CaOH का होल 2 ये है ना, ये दुर्बल क्षार है, यहाँ पे मिसप्रिंट यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है, 7 के बाद 8 9 10 है ना, 8 9 10 11 फिर 12 13 14 हो रहा है। तो जैसे यहाँ पीएच का मान बढ़ रहा है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो क्षार का प्रबलता वो बढ़ रहा है, यानी कि OH माइनस आयन के जो सांद्रता है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। यदि कोई पूछेगा कि यदि किसी विलयन का जो पीएच है वो 8 है और किसी विलयन का 11 है, तो सबसे ज्यादा है ना क्षारीय क्या होगा, या सबसे ज्यादा OH माइनस आयन किस में होगा, तो जिसका पीएच मान 11 होगा उसमें OH माइनस की सांद्रता क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि अम्ल में उल्टा हो रहा था, जिसका मान कम होगा उसमें H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होगा, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर डिटेल में बढ़ाया है कि इधर देखिए 0 से 14 है, ये 7 में उदासीन है, 7 में क्या है, उदासीन है, ठीक है। तो 7 से जैसे इधर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। तो जैसे जैसे पीएच मान कम होगा उसका अम्लीय प्रकृति क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जबकि जैसे 7 से 14 यहाँ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति, इधर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति और इधर बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति, ठीक है। तो ये प्रकृति के बारे में। अब यहाँ पे जैसे 7 से 0 तक जाएंगे तो क्या होगा, H+ के आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, और जब 7 से 14 जाएंगे तो अगर OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि होगा और H+ आयन की सांद्रता में क्या होगा, कमी होगा, ठीक है। अब उसके बाद है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है ना, पीएच स्केल है उसका क्या महत्व है, तो चलिए एक करके पढ़ते हैं कि पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। कैसे, तो हमारे शरीर है ना वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर का जो पीएच मान है ना, मैंने जो है पीएच मान है वो 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। फिर क्या लिखा हुआ है, वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। वर्षा का जो है ना पीएच अगर 5.6 से कम हो, ठीक है, जो पीएच मान 5.6 से कम, तब वैसे वर्षा को क्या बोलेंगे कि अम्लीय वर्षा। लेकिन अगर पीएच मान अगर 6 है, 6.5 है, तब नहीं बोलेंगे कि अम्लीय वर्षा है। फिर मिट्टी का पीएच है ना, इसमें क्या बोल रहा है कि अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक है। लोग गोबर है ना या फिर सल्फेट वगैरह डालते हैं ना खेत में, वही तो पीएच का जो पीएच मान है, मिट्टी का पीएच मान, उसको अच्छी उपज के लिए स्थिर रखने के लिए, ठीक है। फिर है हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे जो पेट है उसमें जो पीएच है वो क्या है, तो हमारा उदर यानी स्टमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है कि नहीं, पित्ताशय से पित्तरस निकलता है, ठीक है। और ये जो आमाशय है ना, उदर आमाशय, वो क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है।
जो भोजन के पचाने में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कि जो अमाशय है, अपच की स्थिति में जब हम लोग को खाना नहीं पचता है तो वो क्या करता है, जरूरत से ज़्यादा अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो पेट है पूरा अम्लीय हो जाता है ना, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। हमारा पेट एकदम पूरा दर्द देने लगता है, इस टाइप से होता है ना, हम लोग को बेचैनी फील होने लगता है। क्या बोल रहा है कि इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का प्रयोग किया जाता है। एंटासिड, यहाँ ध्यान रखिएगा, एंटासिड, ठीक है। अपच की स्थिति में कौन सी का दवाई लेते हैं हम लोग, एंटासिड। एंटासिड क्या है, ये एक क्षारक होता है, ठीक है, जो हमारा पेट जो अम्लीय हो गया है, ठीक है, उसको क्या करेगा, उदासीन करेगा। आगे क्या है, पीएच के कारण दंत क्षय, ठीक है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ यानी हमारे दांत क्या होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, दांत। और दांत में भी अगर पूछ देगा, दांत में भी अगर ऑप्शन दे देगा इनेमल, तो ऑप्शन आंसर क्या जाएगा, इनेमल। सबसे दांत का अगर कठोर भाग भी अगर बोलेंगे तो क्या है, इनेमल है। आगे क्या है कि यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच मान का जो पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। कहने का मतलब जैसे लोहा में जंग लग के कैसे लोहा संक्षारित होता है दोस्त, ठीक उसी तरह से अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो हमारा दांत भी क्या होने लगेगा, झड़ने लगेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है कि इससे बचने का उपाय है, कहाँ चल गया दोस्त, हाँ, क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं अम्ल और क्षारक जब लवण परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो क्या उदासीन, है ना, जो उदासीन और माने लवण और जल बनाते हैं, और जो लवण होता है उदासीन होता है। फिर पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या लिखा हुआ है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। अब बेकिंग सोडा कैसा है दोस्त, ये क्षारीय प्रकृति का है। तो जरूर जाहिर सी बात है कि जो मधुमक्खी या चींटी हम लोग को डंक मारता है तो उसके डंक में क्या होता होगा, अम्ल होता होगा, तभी तो बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। तो अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के क्या करता होगा, उसको उदासीन कर देता होगा, है कि नहीं। आगे क्या लिखा हुआ है कि नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल ध्यान रखना कि चींटी के डंक में, ठीक है, या नेटल के डंक में या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। डॉक एक पौधा है जिसका पत्ती रगड़ करके भी हम लोग करते हैं, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, लवणों का पीएच यदि पहला में है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक रहे तो अभिक्रिया करके क्या करेगा, उदासीन लवण बनाएगा, जिसका पीएच मान क्या रहेगा, 7। जैसे एग्जांपल में NaCl है ना, ये अम्ल है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि क्या है, उदासीन है। दूसरा जो है ना, प्रबल अम्ल और अगर दुर्बल क्षारक रहे, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक रहे, तो जाहिर सी बात है हम लोग जानते हैं कि जो लवण होगा वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। तो अम्लीय प्रकृति का इसका मतलब क्या है कि जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, 7 से कम होगा। जैसे एग्जांपल में NH4Cl।
फिर थर्ड में है प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल, है ना। अब की बात क्षारक ज़्यादा पावर वाला है और अम्ल कम वाला है। तो जो लवण बनेगा वो कैसा बनेगा, क्षारकीय लवण बनेगा। तो क्षारक है तो जाहिर सी बात है इसका पीएच है वो 7 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, साधारण नमक से रसायन। जो साधारण नमक से रसायन, यहाँ पर कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ कुछ रसायनों के नाम है और उसके फिर रासायनिक सूत्र है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, विरंजक चूर्ण जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सूत्र क्या है, याद रखना, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर क्या है, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3, इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर धोने का सोडा, धोने का सोडा है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि जल का कितना अणु, 10 अणु। तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट नाम है, बस सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने का सोडा का सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। फिर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है ना, वो क्या है, CaSO4, है ना, इंटू हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, है ना, और हेमीहाइड्रेट शायद बोलते हैं, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आगे क्या है, सोडियम ऑक्साइड NaOH के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये क्या है, एक क्षार है। चलिए देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड यानी नमक, उसका जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे सिंपली विलयन है ना, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। इसमें 2 रोड डाला हुआ है, ठीक है, और इन दोनों रोड को फिर बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इधर वाले को बैटरी के धन टर्मिनल से और इधर वाले को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है। तो जो धन टर्मिनल से जोड़ा गया उसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और जो ऋण टर्मिनल से जोड़ा गया है उसको क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। अब जो NaCl है, ठीक है, NaCl, तो वो तो टूटेगा, ठीक है, NaCl जब टूटेगा तो बताए थे कि Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, है ना। तो इधर तो देखो एनोड है, प्लस है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्या बोलते हैं, समान चार्ज है, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। तो ये धन आवेश है ना, एनोड, ये किसको पसंद करेगा, माइनस वाले को, है कि नहीं, ठीक है। अपोजिट साइन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। तो ये जो एनोड है वो क्लोरीन को अपने तरफ लाएगा, ठीक है, और ये जो माइनस वाला है कैथोड, ये Na+ को अपने साइड लाएगा। तो यहाँ से ये जो क्लोरीन इधर जमा होगा तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। जो Na है ना, वो जल भी तो टूटेगा ना, Na+ और OH- में टूटेगा कि नहीं जल, ठीक है।
तो यहाँ पर फिर ये Na से यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पे दिया हुआ एक सिस्टम जिसमें NaOH इधर निकल रहा है, ठीक है। और उसके बाद इसी का है ना, ये समीकरण के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। इसी को समीकरण के रूप में लिखा है। NaCl को जब पानी में घोलते हैं तो NaOH बन रहा है ना, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो हम लोग को क्लोरीन गैस कहाँ मिल रहा है, तो एनोड पर, ठीक है, यहाँ से क्लोरीन गैस ही मिल रहा है ना। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रहा है, तो कैथोड पर, है ना। कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है, जो विलयन यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग है ना ईंधन के रूप में, क्लोरीन का जो उपयोग है वो जल की स्वच्छता में, और HCl का जो उपयोग है इस्पात की सफाई में, है ना। और NaOH का जो यूज़ है क्या है, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, फिर साबुन कागज बनाने के लिए है। और क्लोरीन और NaOH है ना, ये क्या करता है, ये विरंजक चूर्ण बना रहा है, और इसका यूज़ घरेलू में होता है, घरेलू में, है ना। तो अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग कि विरंजक चूर्ण क्या है, उसके बारे में डिटेल में, है ना। विरंजक चूर्ण जिसका ये रासायनिक सूत्र है CaOCl2, और इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण क्या है, तो शुष्क बुझे हुए चूने, है ना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जैसे बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्लोरीन के साथ ये क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल बनाएगा, ठीक है। तो यही जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, इसी को विरंजक चूर्ण कहते हैं। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, तो वस्त्र उद्योग में सूती व, है ना, वस्त्र, इसका सिंपली याद रखिए कि सूती के उद्योग में मतलब कपड़े के उद्योग में, फिर कागज की फैक्ट्री में, ठीक, फिर रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, फिर पीने वाले जल का, है ना, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में। फिर चलिए देखते हैं बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ते हैं। तो बेकिंग सोडा का उसके यहाँ पर दिया हुआ है रासायनिक अभिक्रिया का जो है ना। तो जब NaCl सोडियम क्लोराइड जब उसको जल में घोलते हैं और वो क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बनाता है, और NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है ना। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यही क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा की क्रिया में क्या क्या कैसे बन रहा है, उसमें अभिकारक क्या क्या लगता है, अभिकारक कौन सा है, तो सोडियम क्लोराइड NaCl है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्या है, NH3 अमोनिया है। आगे क्या है कि यह एक दुर्बल असंचारक क्षारक है, ठीक है, असंचारक क्षारक है, ठीक। फिर क्या लिखा हुआ है कि खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो जब हम लोग बेकिंग सोडा खाना में डालते हैं, ठीक है, जैसा निमकी में उनकी छांकते हैं तो उसमें डालते हैं ना बेकिंग सोडा, तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, हीट का साइन है, उष्मा का साइन है, तो क्या होता है कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट बनता है प्लस जल बनता है, और प्लस क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अब इसका जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग क्या है, तो बेकिंग पाउडर बनाने में। तब बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनता है,
तो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बन रहा है? तो बेकिंग सोडा में जब हम लोग टार्ट्रिक अम्ल मिलाते हैं, कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल, तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। और टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में, है ना। फिर आगे क्या है कि इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण, है ना, पावरोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। कहने का मतलब है जब हम लोग ब्रेड देखें ना, छोटा छोटा गड्ढा टाइप से होता है ना, उसमें लगता है कि कुछ जगह होगा जो निकल गया है, तो उसमें क्या रहता है ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ही निर्माण होता है, ठीक है। तो जब जैसे ही हम उसको सेकते हैं या तेल में तलते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है? उड़ जाता है और वो जगह खाली हो जाता है, और जिसके कारण से, है ना, वो मुलायम हो जाता है। फिर जो बेकिंग सोडा है क्या बोल रहा है? यह एंटासिड का एक संघटक है। एंटासिड क्या है बताएं अभी पहले कि पेट अगर यदि अम्लीय हो गया है तो कुछ क्षारक लेकर के हम लोग क्या करते हैं, जो पेट के अंदर में उसको उदासीन करते हैं ताकि हमारा पेट फिर सही से हो जाए, तो उसको एंटासिड बोलते हैं, ठीक है। फिर डी में क्या है? इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ये क्या है पता नहीं। फिर चलिए देखिए क्या है, धोने का सोडा, है ना, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, है ना, इसका नाम है। तो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या लिखा हुआ है कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। कि ये जो Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, है ना, और सोडियम कार्बोनेट और ये इंटू 10H2O। तो यहाँ पर ये जो जल का यहाँ 10 अणु है, उसी को अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, इसलिए इधर 10 लिखा हुआ है। अब धोने का सोडा का उपयोग, देखो इसका उद्योग बोलते हैं, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। एक्चुअली वीडियो रात को बना रहे हैं ना, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो मुझे तो नींद ही आ रही है, लेकिन ये बस अब ख़त्म ही होने वाला है। क्या है फिर? इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। फिर इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। फिर जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग होता है, धोने का सोडा का। अब चलिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र है CSO4, है ना, इंटू हाफ H2O, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, बताया था कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बनाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री, अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर, ठीक है, जिप्सम को। तो जिप्सम क्या है ना, तो देखिए ये क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, क्या है? जिप्सम का सूत्र है, रासायनिक सूत्र, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। ठीक, कैसा चूर्ण है? प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण है जो जल के साथ मिलकर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जब जल के साथ मिल जाएगा और वो सूखेगा तो क्या बन जाएगा? जिप्सम, और ये क्या हो जाता है? फिर ठोस हो जाता है। तो इसका उपयोग क्या क्या है और चलिए देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए, है ना, करते हैं। फिर भी इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। फिर इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, अब क्या है? क्रिस्टलन का जल, मतलब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे थे ना, है ना, हाफ H2O, है ना, फिर यहाँ पे 10H2O, तो वो क्या है? वही पूछ रहा है यहाँ, क्या बोल रहा है? क्रिस्टलन का जल क्या है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल में CuSO4 इंटू 5H2O के क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं। इसके क्रिस्टलन के जल में इसमें जल का कितना अणु है? 5 अणु है। यहाँ पर कितना अणु? 5 अणु। यहाँ पर कितना अणु? 10 अणु। और यहाँ कितना अणु? 2 अणु है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है, शॉर्ट नोट्स इसका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन का है ना, वो करनी है हमें। तो जो हम लोग जो देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 12H2O, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर हम लोग जिप्सम का भी देखे थे, CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का है, ये भी याद रखिएगा। फिर धोने का सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O, ये भी आप याद रखिएगा। फिर एंटासिड क्या होता है? जब पेट में अपच की उपस्थिति उत्पन्न हो तो हम लोग एंटासिड लेते हैं, यानी क्षारक लेते हैं। फिर बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो याद रखिएगा, क्या है? NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर व्यंजक चूर्ण का याद रखिएगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने 12 नंबर क्वेश्चन तक किया था, है ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, सूत्र क्या है? व्यंजक चूर्ण यानी कि क्या? ब्लीचिंग पाउडर। तो उसको क्या पढ़े थे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है? NaCl है ना, NaHCO3 है, और CaOCl2 है, और Na2CO3। तो क्या होगा आंसर? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। ये बाकी सारा गलत हो जाएगा। फिर क्या है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बेकिंग सोडा का, ठीक है, खाने वाला का। तो उसका क्या होता है? ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3। तो यहाँ दिया हुआ है NaCl, सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है, NaHCO3। तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। फिर CaOCl2, है ना, यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका व्यंजक चूर्ण, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड व्यंजक चूर्ण, और क्या? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये आंसर हो जाएगा व्यंजक चूर्ण। फिर धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ठीक है, धोने का सोडा। तो इसका क्या था? सोडियम कार्बोनेट था, है ना। खाने का सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका धोने का सोडे का सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O होता है रासायनिक सूत्र। ये हो जाएगा आंसर। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 12H2O होता है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 2H2O भी है ना, यहाँ 2H2O, लेकिन ये किसके लिए होता है? जिप्सम के लिए। तो 12H2O आंसर ये हो जाएगा ना, 12H2O, ये वाला आंसर, कैल्शियम सल्फेट इंटू 12H2O। फिर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम, है ना, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, जल का 2 अणु, तो इसको जिप्सम, है ना। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ मिलकर जिप्सम बनाता है, जो कि कठोर होता है। फिर संगमरमर का रासायनिक सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का, है ना। अंडा का जो खोपला होता है, यानी छिलका ऊपर वाला, है ना, वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। आगे क्या है? 20 नंबर की चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल यानी कि बुझा हुआ चूना, चूना जल यानी बुझा हुआ चूना, यानी जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको जब हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बनता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर यहाँ क्या किया है कि चलते चलते जब फॉर्मूला पूछ ही रहा है तो ग्लूकोज का भी आणविक सूत्र क्या है वो पूछ दिया, यानी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है वो पूछ दिया है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? C6H12O6, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हम लोग पढ़े। ये घुसा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, तभी यहाँ पे आप कर पाइएगा, चैप्टर में तो नहीं है।
फिर चीनी का भी देखिए पूछ दिया है, पूछ रहा है कि साथे साथे सभी का पूछ ही लेते हैं, इसलिए यहाँ डाल दिया है। तो चीनी का क्या होता है ना, C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है इसका चीनी का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा C12H22O11। ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा भी बोल रहा है, का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, कॉपर सल्फेट, हाँ, नीला थोथा। तो नीला थोथा यहाँ पर देखिए इसका आंसर दिखा हुआ है CuSO4 इंटू 5H2O। तो नीला थोथा ये याद रखिएगा, ये तो हम लोग नोट्स में नहीं पढ़े हैं, है ना। नीला थोथा किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। तो कॉपर सल्फेट तो था, हाँ, है ना, कॉपर सल्फेट और हाफ H2O। ठीक है, फिर कॉपर सल्फेट 2H2O, हाफ H2O किसके लिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। 2H2O किसके लिए? जिप्सम के लिए। और 5H2O किसके लिए? नीला थोथा के लिए, समझ लीजिए, है ना। फिर यहाँ पर क्या है 24 नंबर क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा जो है ना, वो किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्या बोलते हैं? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त है, यानी कि जो कपड़ा का जो मैल छोड़ाने के लिए, है ना, गंदगी, तो हम लोग जनरली साबुन का यूज करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि जो घर में जो खटिया उटिया में जो रहता है बिस्तर, उसको धोने के लिए वो तो बहुत ज़्यादा ही रहता है ना उसमें कचरा, तो साबुन वाबुन से निकलता नहीं। वो ये डिटर्जेंट पाउडर है वो भी डालते थे, लेकिन वो महंगा पड़ता था, इसलिए कपड़ा धोने का सोडा लाते थे दुकान से, है ना, और तो फिर उसको डाल करके तब वो धोता था बिस्तर को। तो वही विरंजक चूर्ण आंसर हो जाएगा, है ना। कपड़े के विरंजन के लिए उपयुक्त क्या है? विरंजक चूर्ण है। धोने का सोडा से भी ज़्यादा उपयोगी कौन सी है? विरंजक चूर्ण। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। ठीक है, बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का, है ना, मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये बेकिंग पाउडर कहलाता है, पीछे हम लोग पढ़े थे, है ना। फिर 27 नंबर की शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी को जब हम लोग डालते हैं किसमें? जल में, तब वो क्या हो जाता है? जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है? कठोर। यहाँ दोनों ऑप्शन है, जिप्सम भी और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, है ना। पेरिस प्लास्टर लिखा हो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जगह, तो आंसर पेरिस प्लास्टर होगा, है ना। जिप्सम तो कठोर होता है ना, इसमें पानी डालते तब, तो पानी में डालते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस तब ना, फिर उसको लेपते हैं तो वो सूखता है तो जिप्सम बन जाता है। तो आंसर हो जाएगा पेरिस प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि कठोर जल को मृदु करने के लिए, है ना, किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका, है ना, डेका हेक्टो किलो, है ना, ये सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3 इंटू 10H2O वाला। ठीक है, फिर उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, तो किससे भी क्रिया करके, है ना, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी क्रिया करके, है कि नहीं, पीछे पढ़े हम लोग। अब देखिए पीएच मान से रिलेटेड भी क्वेश्चन है यहाँ पे कि 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो कोई विलयन को लाल लिटमस को नीला कर रहा है ना, लाल को नीला कर रहा है, तो कैसा होगा वो विलयन, है ना, वो क्षारीय प्रकृति का होगा। अब जब क्षारीय प्रकृति का होगा तो उसका पीएच मान 7 से 14 के बीच लाया करेगा। तो देखेंगे कि 7 से 14 के बीच में कौन कौन दिया हुआ, तो 11 है, 10 है,
5 है, ठीक है। तो 11 और 10 दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ 1 और 2 दोनों, तो 4 नंबर आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि 11 और 10 दोनों। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान 5 है, वह होगा कैसा होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, क्या होगा। तो जब हम लोग जानते हैं कि 0 से 7 के बीच में क्या होता है, वो अम्लीय होता है, तो आंसर अम्ल हो जाएगा। 32 है कि निम्न में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है ना। निम्न में पीएच का मान कौन सा क्षार विलयन का मान देती है, तो क्षार विलयन का मान देगा, है ना, 7 से 14 के बीच में, 7 से 14 के बीच में। तो यहाँ पर 7 है, लेकिन 7 में तो उदासीन देता है, तो 8 9 इस तरह से करके 14 के बीच में। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 13 है, तो आंसर 13 हो जाएगा, है ना। इधर 6 अम्ल को दिखाएगा और 2 भी अम्ल को, 7 उदासीन को। फिर 33 नंबर है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। जो भी विलयन अम्लीय है उसका पीएच मान क्या होगा, तो 0 और 7 के बीच में होगा, 7 नहीं होगा, 7 उदासीन को दिखाता है। तो 7 से, यहाँ पर लिखा हुआ है 7 से कम, है ना, 7 के बराबर या 7 से अधिक, तो 7 से अधिक क्षार को दिखाएगा, 7 से कम अम्ल को दिखाएगा, तो आंसर यही, और 7 के बराबर ये उदासीन को दिखाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो भैया 7 होता है, आंसर यही हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो ऑप्शन है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो 7 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में, है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है। तो हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं, H2SO4 जब मिश्रित होता है तब, ठीक है, अग्निशामक में, तो आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद जो 37 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये पेंडिंग रहेगा दोस्त, अभी आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो तब तक लिए आप बुक से पढ़िए अच्छे से, है ना।